ओके गाइस, हम लोग स्टार्ट करें। तो एक बार क्विकली इधर देख लेंगे। तो हमने क्या करा था लास्ट क्लास में? वी हैव स्टार्टेड विद एडजस्टमेंट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो हमने पहला एडजस्टमेंट सीखा था जनरल रिजर्व्स का। दूसरा एडजस्टमेंट सीखा था हमने प्रपोज डिविडेंड का। तीसरा एडजस्टमेंट हमने सीखा था गुडविल का। ठीक है। अब मुझे बताइए, अच्छा ये सब सीखने के बाद फिर हमने एक क्वेश्चन भी करा था जिसमें हमने तीनों एडजस्टमेंट देखे थे कि वो कैसे यहाँ पर शो करेंगे। फिर हमने एक क्वेश्चन किया था। अब मुझे क्वाइट फ्रैंकली क्लियरली बताइए कि जो मैंने तीन एडजस्टमेंट्स आपको सिखाए, क्या सबको वो पूरे क्लियर हैं? और जो क्वेश्चन हमने किया था क्या वो सबको क्लियर है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज तो फ्रैंकली बताइए। लास्ट लास्ट वाला एडजस्टमेंट था, वो वाला नहीं आता, गुडविल वाला। गुडविल वाला। ओके, उसमें क्या दिक्कत आई है? देखो सिंपल सा सर वो एडजस्टमेंट वाला है। ना, उसमें जो इंक्रीज वाला था, उसमें हम्म, तो समझ आ गया था, बट डिक्रीज वाला जो गुडविल मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्टिविटी में प्लस करते हैं, वो समझ नहीं हम्म। आता। उसका रीजन बता दीजिए। तो उसका रीजन सिंपल सा मैंने तुम्हें बताया था कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। इनटैंजिबल एसेट जब डिक्रीज होते हैं तो दो कारण होते हैं। या तो हमने सेल करा होगा, या तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा होगा। एंड इन केस ऑफ इंटेंजिबल एसेट हम उसे अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ये दो रीजन हो सकते हैं। अगर सेल होगा तो कैश का इनफ्लो होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे। और अगर डेप्रिसिएशन होगा तो नॉन कैश आइटम है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होना चाहिए। पर मैंने आपको ये बोला था कि गुडविल जो है अगर डिक्रीज हो रही है तो गुडविल सेल नहीं की जा सकती है। तो देर इज नो ऑप्शन ऑफ सेलिंग ऑफ गुडविल। इसका मतलब गुडविल अगर डिक्रीज हो रही है तो उसमें एक ही चीज हो रहा है कि आपका गुडविल जो है वो अमोर्टाइज हो रहा होगा, दैट इज उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा होगा। तो सिंस इट इज अ नॉन कैश आइटम, इसलिए हम उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करते हैं। क्योंकि डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन एक तरीके का एक्सपेंस होता है जो पहले प्रॉफिट में से माइनस हुआ होगा, पर उसके कारण ना कैश का इनफ्लो हुआ है ना कैश का आउटफ्लो हुआ है, इसलिए हम उसको वापस प्लस कर देते हैं। सर तो मतलब जब गुडविल डिक्रीज होती है तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि कंपनी का जो मतलब ट्रस्ट है वो लोगों पे कम हो रहा है, मतलब। नहीं 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 बच्चे, ऐसा नहीं होता। मैंने आपको क्यों बोला था, क्या बोला था? दो तरीके की गुडविल होती है। तो जो गुडविल की आप बात कर रहे हो ना, ट्रस्ट वाली जो गुडविल है, वो गुडविल इंटरनल जनरेटेड गुडविल होती है। और इंटरनल जनरेटेड गुडविल तो रिकॉर्ड होती ही नहीं है। ये जो रिकॉर्ड है ना, मतलब जो आपको बैलेंस शीट में दिख रही है ना गुडविल, वो परचेज गुडविल है। एक तरीके से एक सिंपल एसेट की तरह मान लो, नॉट अवर। हमारी वो गुडविल हमारी इमेज नहीं है, हमारी रेपुटेशन नहीं है। हमारी रेपुटेशन को तो, क्या तुम मेरी रेपुटेशन को फाइनेंशियल टर्म्स में मेजर कर सकते हो? किसी की भी रेपुटेशन को फाइनेंशियल टर्म्स में हम बोलते हैं बस दो कौड़ी का इंसान है, बट वो एक्चुअली दो कौड़ी का है क्या? तो वी डोंट, वी कांट कैलकुलेट। तो इंटरनल जनरेटेड गुडविल तो भूल ही जाओ। ये कौन सी गुडविल है? ये परचेज वाली गुडविल है, जिसका मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था। तो एक एसेट की तरह आया है और धीरे धीरे हम उसको अमोर्टाइज कर रहे हैं। अब धीरे धीरे अमोर्टाइज क्यों करते हैं? क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, अगर मैंने किसी और का एसेट बिजनेस परचेज करा है तो मुझे बेनिफिट देगा। लेकिन उसका बेनिफिट कितने सालों तक होगा? कुछ सालों तक होगा, फिर तो सब समझ ही जाएंगे कि ये मेरा ही बिजनेस है, क्योंकि मैंने टेक ओवर कर लिया है। ठीक है, तो वो उतने सालों तक हम उसको धीरे धीरे अमोर्टाइज करते जाते हैं। तो इट इज नॉट रिडक्शन इन द ट्रस्ट ऑफ द शेयर होल्डर। इट इज जस्ट लाइक एन एसेट जो यूटिलाइज हो गया, जिसका बेनिफिट मैंने ले लिया, इसलिए मैं उसको अब हटाता जा रहा हूँ, सिंपल। ठीक है, समझ में आया? ठीक। और किसी को क्वेश्चन जो हमने करा था, किसी को भी कोई डाउट उसमें? नहीं। सो व्हाट आई वांट, मैं क्यों इतना आपसे स्ट्रेस देके पूछ रहा हूँ? क्योंकि आई वांट कि मैं पहले मेजर मेजर एडजस्टमेंट्स करवा दूं, फिर हम उसका क्वेश्चन सॉल्व करें। तो मैंने आपको तीन एडजस्टमेंट करवाया, एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया। मेरे पास एक ऑप्शन ये भी था कि मैं एक और ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, फिर आगे बढ़ूं। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं और एक डिफिकल्ट वाला, सबसे डिफिकल्ट वाला एडजस्टमेंट कर ले हम लोग, जो हर क्वेश्चन में आएगा ही आएगा। एंड फिर हम लोग फिर से क्वेश्चन करें। तो एक साथ सारे एडजस्टमेंट कर लें और फिर क्वेश्चन 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 प्रैक्टिस करते जाए। ठीक है। सो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 70% क्लैरिटी है? ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? सो गाइस लेट्स मूव फॉर द अदर एडजस्टमेंट, कुछ और एडजस्टमेंट। और आज जो मैं आपका एडजस्टमेंट सिखाने जा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। बिना इस एडजस्टमेंट के आपका क्वेश्चन बनता ही नहीं है। सो बिफोर स्टार्टिंग टू दैट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, पहले मैं एक सिंपल से एडजस्टमेंट से शुरू कर रहा हूँ ताकि दिमाग थोड़ा सा खुल जाए।
फिर मैं उस डिफिकल्ट वाले एडजस्टमेंट को लूंगा, और चाहे हमारा क्वेश्चन आज की क्लास में सॉल्व हो ना हो, हम अगर ये एडजस्टमेंट भी अच्छे से सीख गए तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद एन इजी एडजस्टमेंट। सो लेट्स टेक द फोर्थ एडजस्टमेंट। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट वाज रिजर्व, देन गुडविल, देन प्रपोज डिविडेंड हमने देखा था। नाउ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या फिर लोन्स, जो भी हमको क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, आपने देखा होगा, हमने बैलेंस शीट देखी थी, तो फॉर एग्जांपल डिबेंचर जो होते हैं, डिबेंचर हमारे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है। सो हमारा बैलेंस शीट हमको दिया होगा, बैलेंस शीट में दिया होगा 31 मार्च 24 और 31 मार्च 23 ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। और हमको डिबेंचर कुछ इस तरीके से दिया होता है, लाइक 10% डिबेंचर्स। यहाँ पर 4 लाख है और यहाँ पर 3 लाख। कोई मुझे बताएगा आप में से कि अगर ऐसा कोई एडजस्टमेंट, ऐसा चीज आपको दिख जाए तो आप इसको कैश फ्लो में क्या करोगे? सो डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर एक तरीके की बोरोइंग होती है। बोरोइंग है तो ये कौन सी एक्टिविटी में जाना चाहिए? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। यस और नो? ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? ये 4 लाख से 3 लाख हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब मैंने अपने डिबेंचर्स को पैसा दे दिया होगा। तो मैं क्या करूंगा, मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर चल रहा होगा, उसमें मैं लिखूंगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, मतलब मैंने रीपेमेंट कर दिया है। और कितना आउटफ्लो हुआ है? 1 लाख। ऐसे ही करते हैं हम लोग, सिंपल सा। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं। अब लेकिन मेरा फोकस किसके ऊपर है? मेरा फोकस इसके ऊपर नहीं। ये तो आपने देख लिया कि सर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। मेरा फोकस किसके ऊपर है? इस 10% के ऊपर। ये 10% क्या है? दिस 10% इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। सो जो ये वाला एडजस्टमेंट हमने करा ना, 1 लाख वाला, ये दिस वन, ये तो होगा ही होगा। इसके अलावा हमें इस 10% का भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो समझ में आया अभी हम कौन सा एडजस्टमेंट सीख रहे हैं? तो हम लोग एडजस्टमेंट ये वाला नहीं सीख रहे हैं, हम ये वाला नहीं सीख रहे, ये तो हमें पता है क्या करना है। अभी हमारा फोकस किसके ऊपर है? इस 10% के ऊपर। सो दिस 10% इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। यहां तक क्लियर? क्या कर रहे हैं अभी हम? ओके, सो कोई मुझे बताएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कौन सी एक्टिविटी में आता है? ऑपरेटिंग में। ऑपरेटिंग में नहीं आएगा। कौन सी एक्टिविटी में आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। यस अक्षांश, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। क्योंकि हम क्या करेंगे, डिबेंचर हमारा लोन है तो इसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे करेंगे, और इंटरेस्ट पे करना कौन सी एक्टिविटी रहती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी रहती है। तो इस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का एक्चुअल जगह कहां पर है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब आते हैं, पहले रटते हैं कि सर इसका एडजस्टमेंट क्या करेंगे। सो हमें क्या करना है, जैसे ही हमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मिलेगा तो हम क्या करेंगे, दो काम करेंगे, क्योंकि जो भी एडजस्टमेंट है दो जगह इफेक्ट मारेगा। एक तो इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाकर माइनस कर देंगे, और दूसरा काम क्या करेंगे, इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस भी कर देंगे। सर ऐसा क्यों करेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस क्यों करेंगे? फाइनेंसिंग तो समझ में आ गया सर, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, आउटफ्लो हो रहा है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस। पर सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस क्यों करेंगे? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अपना एक्सपेंस होता है। जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा तो उसमें हमने माइनस कर दिया होगा नेट प्रॉफिट से, और हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं तो वो वहां माइनस हो चुका है, और उसकी माइनस होने की एक्चुअल जगह कहाँ है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो मैं क्या करूंगा, उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हटाऊंगा, तो हटाने के लिए पहले वहां प्लस करूंगा और उसे सही जगह पर आकर माइनस कर दूंगा। सो हमें क्या करना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस। लॉजिक समझ में आया? तो सिंपल सा एडजस्टमेंट है, जैसे ही इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिखा हमने क्या कर दिया, ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग में माइनस। लेकिन दिक्कत कहाँ है कि ये 10% मुझे कैलकुलेट करना है, और मेरे पास दो बैलेंस है, मेरे पास ये 3 लाख का भी बैलेंस है, मेरे पास ये 4 लाख का भी बैलेंस है। नाउ सर मैं किसके ऊपर कैलकुलेट करूंगा? वेदर आई विल कैलकुलेट दिस 10% ऑन 4 लाख और आई विल कैलकुलेट इट ऑन 3 लाख। तो दिस इज द क्वेश्चन। सो कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, ये परसेंटेज कैलकुलेट कैसे होगा? तो समझ, ध्यान से देखिएगा। इफ नो इंफॉर्मेशन, अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो हम क्या करेंगे, हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट ऑन ओपनिंग बैलेंस।
मतलब हमारे वाले केस में ओपनिंग बैलेंस कितना है, 4 लाख है, तो हम 4 लाख का 10% कैलकुलेट कर लेंगे, दैट विल बी 40,000। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करेंगे। दूसरा केस क्या हो जाएगा, इफ इंफॉर्मेशन गिवन। और ये इंफॉर्मेशन कौन सी दी होती है, इंफॉर्मेशन हमें डेट की दी होती है। तो किस चीज की डेट होती है वो, देखो क्या हो रहा है, अपने दो बैलेंस दिए हुए हैं और ये 4 लाख से 3 लाख हो रहा है, मतलब ये चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो ये चेंज कौन सी डेट को हुआ था, आपसे आपको अब क्वेश्चन में देगा कि कौन सी डेट को हो रहा है, कि ये जो चेंज हो रहा है, ये जो रिडम्पशन हो रहा है, ये 1 अप्रैल को हो रहा है, या साल के एंड में हो रहा है, या फिर साल के बीच में हो रहा है। सो इंफॉर्मेशन में इफ क्लोजिंग डेट इज गिवन, अगर हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये जो डिफरेंस आ रहा है 1 लाख का, ये 31 मार्च 24 को आ रहा है, मतलब क्लोजिंग डेट पर आ रहा है, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करेंगे। उल्टा, अगर मुझे डेट दी हुई है क्लोजिंग तो मैं कैलकुलेट करूंगा ओपनिंग पर, अगर मुझे डेट दी हुई है ओपनिंग, इफ ओपनिंग डेट गिवन, तो मैं कहां पे करूंगा, कैलकुलेट ऑन क्लोजिंग बैलेंस। ये समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। पर सर इसके पीछे लॉजिक क्या है, ऐसा क्यों है कि अगर क्लोजिंग डेट दी है तो ओपनिंग पे कैलकुलेट कर रहे हैं और ओपनिंग डेट दी है तो क्लोजिंग पे कैलकुलेट कर रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है। देखिए लॉजिक सिंपल सा है, मेरा स्टार्टिंग में बैलेंस कितना था, 4 लाख ओपनिंग, और क्लोजिंग हो गया मेरा 3 लाख, और मुझे क्वेश्चन में बोला कि ये जो रिडम्पशन हुआ है 4 लाख से 3 लाख, ये कौन सी डेट को हुआ है, ये आपका हुआ है 31 मार्च 2024 पर, साल के एंड में। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा लोन है, कितना का लोन था मेरे पास, साल की शुरुआत में 4 लाख रुपीस का लोन था, और मैंने रीपेमेंट कब किया है, 1 लाख का साल के एंड में। तो पूरे साल लोन का अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना था मेरे पास, 4 लाख या 3 लाख, 4 लाख। एक बार फिर 4 लाख था ना, क्योंकि ये जो मैंने रिडम्पशन किया है वो तो साल के एंड में करा। देखो अमोली मैं क्या बोल रहा हूँ, कि मेरे पास साल की शुरुआत में 4 लाख था, फिर मेरा ये 4 लाख से कम होकर 3 लाख में हो गया। मैं तुम्हें दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ अमोली, एग्जाम्पल, तुमने मुझे लोन दिया 5 लाख रुपए का, तो तुम मुझसे इंटरेस्ट लोगे कि नहीं लोगी, ठीक है, इंटरेस्ट यस लोगी। सर। अब आउट ऑफ दिस 5 लाख मैंने तुम्हें 1 लाख रुपीज का रीपेमेंट करा साल के एंड पे, तो अब मेरा लोन का अमाउंट कितना हो गया, 4 लाख हो गया। पर जब तुम मुझसे इंटरेस्ट लोगी तो 5 लाख रुपीज पे लोगे कि 4 लाख रुपीज पे लोगे, सर 5 लाख में क्यों 5 लाख पे, क्यों 4 लाख पे क्यों नहीं, भाई साल के ये एंड में ले रही हो। सर दिए तो मैंने आपको 5 लाख पे साथ पर मैंने 1 लाख तो तुम्हें पे कर दिया ना, पर सर आपने जो मुझे 1 लाख रुपए पे करा है ना, ये साल के एंड में करा है, तो 1 साल तो आपने मेरा पैसा यूज करा ना, तो मैं तो आपसे पूरा 5 लाख पे इंटरेस्ट लूंगी। अगर आप मुझसे साल की शुरुआत में ही 1 लाख रुपीज दे देते तो फिर मैं 4 लाख के ऊपर कैलकुलेट करती, क्योंकि आपने साल की शुरुआत में ही 1 लाख रुपीज दे दिया, इट मीन आपने पूरे साल 4 लाख यूज किया है, तो 4 लाख पे इंटरेस्ट लूंगी। पर क्योंकि आपने मेरा लोन रीपे करा है साल के एंड पे, इसका मतलब आपने पूरे साल यूज कितना किया होगा, 5 लाख, तो इंटरेस्ट में 5 लाख पे लूंगी। समझ में आया। तो सिमिलरली जब अगर मुझे क्वेश्चन में क्लोजिंग डेट दी हुई है, इसका मतलब ये लोन जो भी कम या ज्यादा हो रहा है, ये कौन सी डेट को हो रहा है, लास्ट डेट को हो रहा है, तो पूरे साल आउटस्टैंडिंग कितना रहेगा, जो स्टार्टिंग वाला बैलेंस है वही मेरा आउटस्टैंडिंग होगा, तो मुझे इंटरेस्ट भी किस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओपनिंग पर। एंड एंड वाइसा वर्सा, अगर मुझे ओपनिंग डेट दी है, मुझे मतलब मुझे क्वेश्चन में बोल दिया कि जो लोन का रीपेमेंट हुआ है ये 1 अप्रैल 23 को हुआ है, मतलब साल की शुरुआत में ही मैंने लोन पे कर दिया, तो मेरा जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पूरे साल होगा वो कितना रुपीस का होगा, 3 लाख रुपीस का। इसलिए हमने क्या बोला, अगर क्लोजिंग डेट दी हुई है तो हम कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग बैलेंस पर, और अगर ओपनिंग डेट दी हुई है तो हम कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग बैलेंस पर। ये समझ में आया, ठीक है। सो ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ओपनिंग पर, ओपनिंग डेट दी है तो क्लोजिंग पर, और क्लोजिंग डेट दी हुई है तो
ओपनिंग क्लोजिंग डेट दी हुई तो ओपनिंग पर, ओपनिंग डेट दी हुई तो क्लोजिंग पर। यहाँ तक क्लियर? ठीक, तो ये सिंपल सा एडजस्टमेंट था। अब मैं आ रहा हूँ मेजर एडजस्टमेंट पे, जिसको सिखाने में मुझे थोड़ा सा डर लगता है, पर आप थोड़ा आराम से सुनिएगा। हम लोग कौन सा एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं? अब हम एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं अपने फिक्स एसेट का। फिक्स एसेट्स, या जिसको हम लोग आजकल नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं। अब देखो, हमें फिक्स एसेट्स की इंफॉर्मेशन कैसे दी होगी? इसमें दो केस बनते हैं। पहला, विदाउट एक्यूमुलेटेड डेप्थ, विदाउट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और दूसरा विथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर ये क्या है? तो पहले तो मैं आपको शो कर देता हूं कि ये है क्या। लेट मी शो यू द पिक्चर। ये देखो, अपने को क्वेश्चन में यहाँ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया है, इसमें नोट नंबर 4 दिया है। फिर मैं गया नोट नंबर 4 के अंदर, इसमें तो आप देखो मशीनरी दिया है, और मशीनरी के साथ क्या दिया है? एक्यूमुलेटेड डेप्थ भी दिया हुआ है। तो ये वाला केस हमारा कौन सा है? विथ एक्यूमुलेटेड डेप्थ। और दूसरा केस कौन सा होता है? दूसरा केस जैसे जैसे इस क्वेश्चन में भी दिया है, यहाँ पर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मशीनरी दिया हुआ है, और साथ में क्या दिया हुआ है? एक्यूमुलेटेड डेप्थ। तो ये हमारा विथ एक्यूमुलेटेड डेप्थ वाला केस है। और कभी कभी हमको क्या करता है? विदाउट एक्यूमुलेटेड डेप्थ भी दे देता है। ये देखो, इस क्वेश्चन में हमको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया, इसमें कोई नोट नंबर नहीं है, सीधा हमको एसेट की वैल्यू दे दी है, कोई एक्यूमुलेटेड डेप्थ नहीं दिया है। सो ये हमारा कौन सा वाला मेथड है? विदाउट एक्यूमुलेटेड डेप्थ वाला। तो समझ में आया विथ एक्यूमुलेटेड डेप्थ और विदाउट एक्यूमुलेटेड डेप्थ होता क्या है, कैसे दिखता है, वो समझ में आ गया? ठीक, अब बात आती है सर ये एक्यूमुलेटेड डेप्थ है क्या? आपने 11th क्लास में डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा है ना? तो डेप्रिसिएशन में हमने एक मेथड सीखा था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। नाम याद है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जिसमें मशीन अकाउंट अलग बनता था, प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट अलग बनता था, है ना? ये जो एक्यूमुलेटेड डेप है, ये वही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। इसका थोड़ा सा ओ फॉरेन वाला नाम है एक्यूमुलेटेड डेप। जैसे हरीश यूएस जाके हैरी हो जाएगा ना, ऐसे ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी ना थोड़ा सा बड़ा होकर एक्यूमुलेटेड डेप बन जाता है, मतलब वही चीज है। ठीक है, तो सर हमें क्या फिर से वो डेप्रिसिएशन सीखना पड़ेगा? नहीं, मैं आपको अलग तरीके से सिखा दूंगा। सो हम लोग कैसे स्टार्ट कर रहे हैं? विथ एक्यूमुलेटेड। पर सर पहले ये बताइए कि इन दोनों में फर्क क्या है, विदाउट एक्यूमुलेटेड डेप्थ और विथ एक्यूमुलेटेड डेप्थ। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सो देखो, हमारा एसेट होता है फिक्स एसेट्स। समझो मेरे पास फिक्स एसेट्स 10 लाख रुपए का है, और मेरा साल में डेप्रिसिएशन जो है वो लगना है 2 लाख। तो बैलेंस शीट में मेरे को कितना वैल्यू दिखाना चाहिए फिक्स एसेट्स का? 8 लाख रुपए दिखाना चाहिए। 8 लाख रुपए। तो एक तरीका तो क्या होता है, मैं जाके बैलेंस शीट बनाऊं, और बैलेंस शीट में मैं यहाँ पर फिक्स एसेट्स लिख दूं 8 लाख। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, मैं जाऊं बैलेंस शीट में और फिक्स एसेट्स जो है वो 10 लाख पर ही दिखाऊं, और लायबिलिटी साइड पर एक अकाउंट खोल दूं प्रोविजन फॉर डेप्थ, और डेप्रिसिएशन एसेट में से माइनस करने के बजाय प्रोविजन फॉर डेप्थ में लिख दूं 2 लाख। तो भी बात एक ही है, सिर्फ प्रेजेंटेशन का तरीका है। सो एक्यूमुलेटेड डेप्थ का मतलब क्या है कि डेप्रिसिएशन हमने लगाया लेकिन उसे एसेट में से माइनस नहीं करा, तो वो एक्यूमुलेट हो गया, जमा होता जा रहा है डेप्रिसिएशन। सो दो तरीके होते हैं, एक तो 10 लाख रुपए का एसेट था, 2 लाख का डेप्रिसिएशन लगाया, 8 लाख हो गया, फिर अगले साल और 2 लाख रुपए का लगाया, 6 लाख हो गया, फिर अगले साल और 2 लाख रुपए का लगाया, 4 लाख का हो गया। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, एक तरफ आप अपने एसेट को 10 लाख पे रुपीस पे दिखाते रहो, पहले साल का डेप्रिसिएशन अलग से हटा के रख दो 2 लाख रुपए, मतलब इसमें से माइनस मत करो। फिर दूसरे साल और 2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगाओ, तो अब टोटल डेप्रिसिएशन 4 लाख का हो गया, माइनस नहीं करो, उन दोनों को अलग से जमा करके रखते जाओ। और फिर जिस साल सेल होगा फिर उस दिन एक साथ पूरा डेप्रिसिएशन लगा दो। तो एक तरीका क्या है, हर साल डेप्रिसिएशन लगाओ। एक तरीका क्या है कि डेप्रिसिएशन लगा के हटाते जाओ,
और फिर एक साथ बाद में लगा देना। ये समझ में आया? तो दैट इज नोन एज एक्यूमुलेटेड डेप्थ। तो एक्यूमुलेटेड डेप्थ का मतलब क्या है? आपका डेप्रिसिएशन जमा होता जा रहा है। तो ये बेसिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक। अब हमें करना क्या है सर? हमें कैश फ्लो में इसका क्या काम है? अभी तो मैंने आपको 11th का थोड़ा सा बेसिक समझाया। सो पहले हम करते हैं विथ एक्यूमुलेटेड डेप्थ। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बताओ कि हम ये एसेट का एडजस्टमेंट क्यों सीख रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक फिक्स एसेट है और दो बैलेंस दिए, 2024 का बैलेंस और 2023 का बैलेंस, इधर 3 लाख था और इधर 3,50,000 हो गया। कोई बताएगा इसका मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या करना चाहिए? ये एसेट है। एसेट कौन सी एक्टिविटी में जाता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। हाँ नेहल ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 50,000 का इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है मतलब हमने परचेज करा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाते हैं, वहां पे लिखते हैं परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और माइनस कर देते हैं 50,000। ऐसे ही करते हैं ना? किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? एक परचेज में ऐड करेंगे ना? नहीं बेटा, परचेज से कैश का आउटफ्लो होता है। अच्छा, भाई किसी को कोई दिमाग में ऐसे कंफ्यूजन तो नहीं है ना? कंफ्यूजन मत रखिए। क्लियर है सबको? अरे थोड़ी सी मुंडी हिला दो, या नहीं करो, हाँ या ना करो, कुछ तो समझ में है। ओके चलो, अब ये परचेस हो गया। लेकिन अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मेरे पास ओपनिंग में 3 लाख का, यही एग्जांपल ले रहा हूँ, 3 लाख का बैलेंस था, क्लोजिंग में मेरे पास 3,50,000 हो गया। तो आप क्या बोलोगे? सर 50,000 का मैंने इंक्रीज करा है। लेकिन अगर मैं आपको क्वेश्चन में बोल दूं कि मैंने डेप्रिसिएशन लगाया है साल में 80,000 का, तो अब आप नहीं बोल सकते कि 3,50,000 में से 50,000 परचेस हुआ होगा। क्यों सर ऐसा? क्योंकि देखिए साल के शुरुआत में कितना था बैलेंस? 3 लाख। आपने क्या करा है? 3 लाख में से 80,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया। तो कायदे से आपके पास कितने रुपीस का एसेट होना चाहिए था? 2,20,000 का। बट आपका जो बैलेंस शीट है वो कितना दिखा रहा है? 3,50,000 का। तो अब आपका इंक्रीज 50,000 से नहीं हुआ है, अब आपका इंक्रीज कितने रुपीस से हुआ है? 1,30,000 से हुआ है। तो आपका परचेस ऑफ मशीनरी या परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 50,000 नहीं है, कितना हो गया? 1,30,000 हो गया। ये समझ में आया? ठीक है। सो जैसे ही एक एडजस्टमेंट आ गया मेरे पास, मेरा कैलकुलेशन भी चेंज हो गया। ठीक है। तो अभी तक तो हम क्या कर रहे थे? डायरेक्ट सॉल्व कर रहे थे कि अगर इंक्रीज हो रहा है तो परचेस मान लो, डिक्रीज हो रहा है तो सेल या डेप्रिसिएशन मान लो। लेकिन अब अगर हमारे क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट आ गया फिक्स्ड एसेट से, तो हम लोग फिर डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। तो सर हमें क्या करना पड़ेगा? जो आपने किया है वो करना पड़ेगा? नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नोट में अकाउंट बनाना पड़ेगा फिक्स्ड एसेट का। तो व्हाट वी आर लर्निंग, फिक्स्ड एसेट्स का लेजर बनाना सीख रहे हैं हम लोग, फिक्स्ड एसेट्स। और क्योंकि क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेब्ट भी दिया हुआ है, तो हम लोग दो अकाउंट बनाएंगे, एक फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट बनाएंगे और एक एक्यूमुलेटेड डेब्ट का अकाउंट बनाएंगे। देखिए मैं बहुत स्लो जा रहा हूं, कहीं कंफ्यूजन हो उसी वक्त रोक कर पूछ लीजिएगा। ठीक है। और फालतू फोकट नहीं बैठेंगे। जिसको नींद आ रही है या जिसका कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है वो जाके सो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो बोलो मैं क्लास को यहीं पर ही एंड कर दूंगा, बट आई वांट कंप्लीट अटेंशन। या तो कंप्लीट अटेंशन हो या तो ना हो क्लास ही। ठीक है। ठीक है। तो मैं लेजर बनाऊंगा। लेजर कैसे बनता है? लेजर में 4 कॉलम बनते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो हम लोग लेजर बना लेंगे। तो फिक्स्ड एसेट्स का लेजर में हमको 4-5 लाइन चाहिए रहती है। डेप्रिसिएशन में हमें 3-4 लाइन से भी काम हो जाता है हमारा। ठीक है। अब ध्यान से देखते जाना क्या हो रहा है। फिक्स्ड एसेट अपना एसेट होता है और एसेट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। तो अगर फिक्स्ड एसेट्स दिया है तो मैं क्या करूंगा? इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे लिख लूंगा, टू बैलेंस बी बाय डी। ये कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग बैलेंस। ये मुझे क्वेश्चन में दिया होगा। और ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पर है तो क्लोजिंग बैलेंस ऑटोमेटिकली क्रेडिट साइड पर हो जाएगा।
बैलेंस सी बाय डी। ये समझ में आया? तो मैंने क्या बोला, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पर, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर। अभी जो एक्यूमुलेटेड डेट रहता है ये हमारी लाइबिलिटी रहती है, और लाइबिलिटी एसेट का उल्टा चलती है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड पर आएगा और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पर आएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? तो अभी तक मैंने आपको क्या बोला है, सिंपल, कि कौन सा अमाउंट कहां पर आएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग और क्लोजिंग में किसी को दिक्कत है? नहीं। अब अब आप क्या करोगे, आप डेप्रिसिएशन, हम लोग एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो अब डेप्रिसिएशन वैसे अपन कहां लिखते थे, फिक्स्ड एसेट्स के क्रेडिट साइड पे लिखते थे ना, पर अब यहां पर नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा एक्यूमुलेटेड डेट अकाउंट बन रहा है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। ये यहां पे लिखेंगे, यहां पे लिखा। इसी के साथ साथ ये जो अमाउंट आप यहां पर लिखोगे, इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर प्लस भी कर दोगे। सर प्लस क्यों करा? क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम होता है, और मैंने बताया था ना जितने भी नॉन कैश आइटम होंगे वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होंगे। तो आप क्या करोगे, इस अकाउंट में भी लिखोगे, साथ ही साथ इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस भी कर दोगे। तो हम पहले समझते हैं, फिर उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर? ठीक, चलिए ठीक। तो ये डेप्रिसिएशन हो गया। अब दूसरा काम क्या हो सकता है, दूसरा आप मशीन को सेल करोगे, ठीक है ना। तो मशीन को सेल करोगे तो आप फिक्स एसेट्स के क्रेडिट साइड पे जाओगे, यहां पे लिखोगे बाय बैंक अकाउंट। इसमें आप क्या लिखोगे, सेल का अमाउंट लिखोगे यहां पर, और जैसे ही आपने अमाउंट यहां पर लिखा, इसको क्या करोगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाकर प्लस कर दोगे, क्योंकि इस एसेट को सेल करना इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और सेल करने से पैसा आता है, इसलिए हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाकर प्लस कर दिया। ठीक, अब क्योंकि आपने सेल किया है, तो सेल करने से या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अगर लॉस हुआ है तो आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे यहां पर बाय लॉस ऑन सेल। ये अमाउंट आप यहां पर लिखोगे, और जैसे ही आपने यहां पे लिखा, इसका एक और काम क्या करोगे, इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर प्लस कर दोगे। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर प्लस कर देंगे। और अगर प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, ऑपोजिट साइड पे लिखेंगे यहां पर टू प्रॉफिट ऑन सेल। यहां पर लिखा, और जैसे ही यहां पर लिखोगे, इसको क्या करोगे, जैसे लॉस को ऑपरेटिंग में प्लस करा था, इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर माइनस कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा, ये सब तो है, इसके अलावा आपका जो एक्यूमुलेटेड डेट अकाउंट है, उसमें यहां पर एक फिगर आता है डेबिट साइड पर। ये किस नाम से आता है, ये टू फिक्स एसेट्स अकाउंट नाम से आता है। और जो अमाउंट यहां पर आएगा, ये सेम अमाउंट यहां पर भी ट्रांसफर होगा बाय एक्यूमुलेटेड डेट के नाम से। सेम अमाउंट डिक्टो ट्रांसफर हो जाएगा। सर ये है क्या, बाकी सारी जो चीजें आपने बताई वो तो समझ में आ गई कि वो है क्या। ये क्या है, ये है एक्यूमुलेटेड डेट ऑन एसेट सोल्ड। आपने जो मशीन या एसेट करंट ईयर में सेल करा है, ये उसका डेप्रिसिएशन है। तो सर डेप्रिसिएशन तो आपने यहां पर भी लिखा था, ये क्या है, ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है, पूरे साल में जो डेप्रिसिएशन आपने लगाया है। और ये वाला कौन सा डेप है, अगर करंट ईयर में हम कोई मशीन सेल कर रहे हैं, तो ये सिर्फ उस पर्टिकुलरली उसी मशीन का डेप्रिसिएशन है। ठीक है, ये सब करने के बाद आपका यहां पर ना डेबिट साइड में एक बैलेंसिंग फिगर बचेगा, यहां पर बैलेंसिंग फिगर। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा टू बैंक अकाउंट।
क्या है सर ये है परचेज। सो हमने जो इतनी मेहनत करी ना फिक्स्ड असेट्स अकाउंट बनाने की, उसके पीछे मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था, यही अमाउंट निकालना। बाकी सारे अमाउंट भी निकले बट मेन फोकस किसके ऊपर था, हमें ये पता चले कि हमने परचेज कितना किया है। और जो भी परचेज का अमाउंट होगा इसको आप क्या करोगे, इसको आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाकर माइनस कर दोगे। ठीक है, प्लीज इसको एक बार अच्छे से। हर बार बनाना पड़ेगा। हाँ जी, लेजर हर बार बनाना पड़ेगा। हाँ जब भी एडजस्टमेंट आएगा बनाना पड़ेगा। डोंट वरी, ये सीखते वक्त ही थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बहुत लेंदी हो रहा है, क्या हो रहा है। जब क्वेश्चन आएगा ना, एक आध क्वेश्चन कर लोगे ना, फिर वो इतना हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। पहले इसको नोट करिए, फिर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन बताता हूँ। सर ये फिक्स्ड एसेट का ये अमाउंट कहाँ से आएगा? ये सब हमें सब कुछ क्वेश्चन में दिया होगा, हमें सिर्फ उसको सही जगह प्लेस करके मिसिंग फिगर फाइंड आउट करने हैं। अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकली सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो देखिए, एक ये सिंगल फिक्स असेट्स के एडजस्टमेंट से कितनी कितनी चीजें निकली, 5 चीजें निकली हैं जो हमारे कैश फ्लो में जाएंगी। 5 चीजें, इसलिए दैट्स व्हाई दिस एडजस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपका ये वाला अमाउंट निकला जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, एक आपका ये वाला अमाउंट निकला, एक आपका ये वाला अमाउंट निकला, एक आपका ये वाला अमाउंट निकला डेप्रिसिएशन का, और एक आपका ये वाला अमाउंट निकला। दैट्स व्हाई दिस अकाउंट इज सो इम्पोर्टेंट। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन आपका पेपर में क्वेश्चन आए और फिक्स्ड एसेट्स का एडजस्टमेंट ना हो। बट ये सीखते हैं ना, सीखते वक्त थोड़ा सा लगता है, एक दो बार क्वेश्चन करते हैं फिर वो मस्का हो जाता है। डन, नोटेड, कर लीजिए आराम से। अगेन वेलकम टू क्लास 12। बट घबराइए मत, घबराइए मत। ये सीखते वक्त की प्रॉब्लम है, फर्स्ट टाइम की प्रॉब्लम है। जैसे ही एक दो क्वेश्चन करेंगे फिर ये रूटीन हो जाएगा हमारे लिए। इसीलिए मैं क्यों क्लास के स्टार्टिंग में बोल रहा था कि क्यों शुरुआत से पढ़ाई करिए। आप सोचिए यही सब चीजें आप अभी नहीं पढ़ो और एंड में जाके पढ़ो, देखो एक एक आइटम इतना कॉन्सेप्चुअल है, तो आप सोचो कैसे कर पाओगे लास्ट में। दैट्स वाई अभी से ही पढ़ते आएंगे तो यू विल फेस नो प्रॉब्लम एट ऑल। और अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर हालत खराब होगी। अकाउंट्स हिला देता है, इसलिए शुरुआत से उसको थोड़ा थोड़ा धकेलते रहो। डन, प्रैक्टिकल करके बताओ उसका। ओके गुड। सो आप लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लिया है ना, तो हम लोग उसी फॉर्मेट के साथ चलते हैं। मैं भी यहाँ पर फॉर्मेट बना लेता हूँ। चलिए, सो इस तरीके से कुछ अपना फॉर्मेट दिखता है। ठीक, तो मैंने क्या करा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इस तरीके से मैंने अपना फॉर्मेट बना लिया, आपने भी बना लिया। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जब हम क्वेश्चन को देखेंगे तो मैं क्वेश्चन करता हूँ कौन सा वाला, एक्यूमुलेटेड डेप्थ के साथ वाला। यही करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, इसी को ही हम बाद में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है ये, मैं टिक करके रखता हूँ। आज कौन सी डेट है, 2 अप्रैल। ठीक, तो मैं अभी पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, अभी मैं मेरा फोकस किसके ऊपर है, फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर। ठीक, अब इधर ध्यान दीजिए, पूरा सीक्वेंस दिमाग कैसे चलना चाहिए कि जब मैं क्वेश्चन देख रहा था तो मैंने देखा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में नोट नंबर 2 दिया हुआ है, तो मैं गया नोट नंबर 2 में। गाइस प्लीज सीक्वेंस पे ध्यान दीजिएगा कि कैसे सोचते हैं। तो मैं गया नोट नंबर 2 पर, मैंने देखा मशीन भी दिया हुआ है और एक्यूमुलेटेड डेब्ट भी दिया हुआ है। अब जैसे ही मैं ये दोनों देखूंगा तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में फॉर्मेट में जाऊंगा, और ये जो आपका वर्किंग नोट बना हुआ है ना, या वर्किंग नोट में मैं रफ में, बहुत सुंदर सा अकाउंट नहीं बनाना है, रफ में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट बना लूंगा। तो अकाउंट बनाओगे कैसे, फटाफट बनाएंगे अपन अकाउंट। कैसे फटाफट बनेंगे, आप यहाँ पे लिख लोगे फिक्स्ड एसेट्स। क्वेश्चन में अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया है तो वो लिख लेंगे, और यहाँ पे 5-6 लाइन छोड़कर नीचे लिख लेंगे एक्यूमुलेटेड डेब्ट। आपको पर्टिकुलर अमाउंट लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस लाइन खींच लीजिए।
ठीक है, इतना मैंने बना लिया। अब मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक, आपने भी बना लिया इतना, साथ में चल करते जाइए। चलो आगे बढ़ो। ओके, सबसे पहले मुझे क्या दिया है, मशीनरी। देखो इधर देखो, ये ओपनिंग बैलेंस है 14 लाख का। इधर देखो, स्क्रीन पर देखो, ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस है। यस और नो? तो मशीन का जो बैलेंस है, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स का जो बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पर आता है। तो मैं क्या करूंगा, डेबिट साइड पे यहाँ पे लिख लूंगा टू बैलेंस सी बाय डी। ये वाला बैलेंस 14 लाख का यहाँ पे लिख लिया 14 लाख। और क्लोजिंग बैलेंस को मैं यहाँ पे लिख लूंगा बाय बैलेंस सी बाय डी, ये 21,40,000। इसमें कोई क्वेश्चन? सिंपल था ये। फिर आपका एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट बन रहा है। अब देखो, एक्यूमुलेटेड डेप का भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, पर एक्यूमुलेटेड डेप के बैलेंसेस उल्टे आते हैं। क्रेडिट साइड पर ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बी बाय डी, दैट इज ओपनिंग बैलेंस 1,90,000, और यहां पर आ जाएगा टू बैलेंस सी बाय डी 2,40,000। यहां तक कोई डाउट? अभी तक एकदम सिंपल। ठीक, नीचे आते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये वाली इंफॉर्मेशन देखो, ध्यान से देखना प्लीज। अब स्क्रीन पे देखो, बाद में नोट कर लेना सब लोग। कुशाग्र पहले स्क्रीन पे देख लो। क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 140, मतलब एक मशीन थी जिसको हमने पता नहीं कब 1,40,000 में खरीदा था। एक्यूमुलेटेड डेट प्रोवाइडेड देयर ऑन 1,10,000। इस 1,40,000 की मशीन पर हम आज तक 1,10,000 का डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं। ये देखो, ये क्या लिखा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन वॉज सोल्ड फॉर ₹20,000। ठीक, तो हमने कितने में सेल करा, 20,000 में सेल करा। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, अपना जो एसेट अकाउंट बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, इधर लिखिएगा बाद में, मैं यहां लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि मैंने सेल किया है। कितने में सेल करा, 20,000 में। तो मैंने यहां पर 20,000 लिखा, और क्योंकि सेल करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो मैं अपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाऊंगा, यहां पे लिखूंगा सेल ऑफ मशीन, और प्लस में सेल करने से इनफ्लो होता है, प्लस में लिख लूंगा 20,000। इसमें किसी को डाउट? किसी को डाउट नहीं? अब क्योंकि सेल किया है आपने, तो प्रॉफिट या लॉस भी हुआ होगा। तो देखो, मशीन की वैल्यू कितनी थी, 1,40,000। इस पे हमने आज तक डेप्रिसिएशन कितना लगाया है, 1,10,000। तो इसका जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू मतलब आज की वैल्यू, बुक वैल्यू कितनी हो गई, बुक वैल्यू 30,000। लेकिन आपने इसको सेल कितने पे करा है, 20,000 पे। तो बताइए, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस। लॉस हुआ, 10,000 का लॉस हुआ। भाई देखो, 140 की मशीन थी, 110 का डेप्रिसिएशन लगाया, तो कायदे से इस एसेट की वैल्यू कितनी थी, 30,000। पर आपने इसको सेल कितने पे करा है, 20,000 पर। तो हमें क्या हो गया, 10,000 का लॉस हो गया। तो मेरे इधर जो मैं अकाउंट बना रहा था, क्योंकि लॉस हुआ है, मैं इसको क्रेडिट साइड पे लिख लूंगा बाय लॉस ऑन सेल 10,000। और जैसे ही अमाउंट मैंने ये यहाँ लिखा, ये लॉस है, तो मैं जाऊंगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और यहाँ पे जहां अपन ऐड करते हैं ना नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस, यहाँ पे लिख लूंगा लॉस ऑन सेल 10,000। ये चीज समझ में आई? ये चीज समझ में आई? सो मैंने क्या करा, सबसे पहले सेल का अमाउंट लिखा इधर पे 20,000, और इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाकर प्लस कर दिया था। फिर मैंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करा, तो मुझे पता चला लॉस है, तो मैंने क्रेडिट साइड पे लिखा, और इस लॉस को मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर प्लस कर दिया। कोई डाउट नहीं? अब इस 1,10,000 को देखो, ये 1,10,000 क्या है, जो मशीन हम सेल कर रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन है।
तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो मशीन का डेप्रिसिएशन है, जो सेल कर रहे हैं, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट में यहाँ पे लिखेंगे टू मशीन अकाउंट 1,10,000, और ये सेम अमाउंट यहाँ पर आकर ट्रांसफर हो जाएगा। आपको ऐसा एरो बनाने की जरूरत नहीं है, कि मैं आपको बस शो करने के लिए बता रहा हूँ। पर सर हम ऐसा करते क्यों है, यहाँ से वहां ट्रांसफर क्यों करते हैं? क्योंकि आज तक आप डेप्रिसिएशन लगा रहे थे, लेकिन अपने एसेट अकाउंट में से माइनस नहीं कर रहे थे, आपने उसको एक अलग अकाउंट में रखा हुआ था। आज आप सेल कर रहे हो तो आपको एक साथ डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, तो हम एक्यूमुलेटेड डेप में से वो 1,10,000 उठाकर इस साल एक साथ यहाँ पर चार्ज कर दे रहे हैं। ये लॉजिक है इस ट्रांसफर के पीछे। ये समझ में आया जो बोला? ठीक है। सर तो मैंने क्या करा, डेप्रिसिएशन ये इस साइड आता है ना, क्रेडिट साइड। हाँ ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर नहीं है बेटा, ये डेप्रिसिएशन कौन सा वाला है, एक्यूमुलेटेड डेप है पुराना। ठीक है, तो अभी मैंने अभी आपको सिखा रहा था ना, यहाँ पर ये सिखाया था ना, तो ये वाले डेप्रिसिएशन की बात हो रही है। ठीक है, समझ में आया? ठीक। सर तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में? दोनों में डिफरेंस ये है कि डेप्रिसिएशन जो यहाँ पर ये वाला जो डेप्रिसिएशन है ना, ये वो डेप्रिसिएशन है जो हम इस साल लगा रहे हैं, और ये वाला जो डेप्रिसिएशन है ना, ये वो डेप्रिसिएशन है जो आज तक पुराना लग चुका है, जिस मशीन को हम सेल कर रहे हैं सिर्फ उसका डेप्रिसिएशन। ठीक है, समझ में आया? ठीक। तो मैंने क्या करा सर, देखो मैंने सेल करना था, मैंने सेल कर दिया, मेरे को लॉस हुआ, मैंने लॉस लिख दिया, मेरे को ट्रांसफर करना था, मैंने ट्रांसफर कर दिया, पूरा एडजस्टमेंट खत्म हो गया ये वाला। ठीक है, मुंडी हिलाओ, हाँ या ना? पूरा एडजस्टमेंट खत्म हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे क्योंकि ये मेरा एडजस्टमेंट खत्म हो गया। अब ये जो आपने वर्किंग नोट्स में दो अकाउंट बनाए थे ना, इन दोनों को आप क्लोज करोगे। क्लोज कैसे करा जाता है, दोनों साइड को बैलेंस करके। अब इधर ध्यान से देखना, तो मैंने इसको क्लोज करने की सोची, तो यहाँ टोटल कितना आ रहा है, 3,50,000, और हमें पता है अकाउंट्स में दोनों साइड इक्वल आना चाहिए, तो 3,50,000 इधर आना चाहिए था, पर इधर कितना बैलेंस है, 190, तो यहाँ पर 1,60,000 का बैलेंसिंग फिगर बच गया। ये बैलेंसिंग फिगर आपका कहलाएगा बाय डेप्रीसिएशन। तो हमें क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन डायरेक्टली दिया नहीं था, हमने कैलकुलेट करा, और इस डेप्रीसिएशन को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आकर यहाँ प्लस कर देंगे, डेप्रीसिएशन 1,60,000। ये समझ में आया? तो आपने क्या करा, आपने सबसे पहले एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट, छोटे वाले अकाउंट को क्लोज करा। आपने देखा क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर बच रहा है, तो ये बैलेंसिंग फिगर किसका है, डेप्रीसिएशन का। ये ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये अकाउंट क्लोज हो गया। अब आ जाए इस पर, फिक्स्ड एसेट्स पे। तो आप देखो, आपको क्रेडिट साइड बड़ा दिख रहा होगा टोटल, तो पहले क्रेडिट साइड का टोटल लगाते हैं। कितना आ रहा है, 21 लाख, 22 लाख, 22,50,000, 22,80,000, इस साइड का टोटल। तो इस साइड का टोटल भी 22,80,000 होना चाहिए था, पर तो यहाँ तो 14 लाख ही है। तो बैलेंसिंग फिगर कितना आया, 8,80,000 यहाँ बच गया, यस और नो? ये 8,80,000 क्या कहलाएगा, टू बैंक अकाउंट, मतलब आपने साल में इतना परचेज करा होगा, और परचेज करने से आउटफ्लो होता है, तो मैं जाऊंगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और यहां लिखूंगा परचेज ऑफ मशीन, और परचेज करने से आउटफ्लो होता है, तो ब्रैकेट में लिखूंगा 8,80,000। अब जाके मेरा फिक्स्ड एसेट्स का एडजस्टमेंट खत्म हो गया। देखिए, मैं समझता हूं कि आप जो सीख रहे हैं, वो आपको लग रहा है कि ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे कुब्बत की बात है या नहीं है। बट क्वाइट फ्रेंकली कुछ डिफिकल्ट नहीं है, यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। और वो भी मैं चाहता तो इसको आपको डायरेक्ट डायरेक्ट बता देता, जैसे आपको स्कूल में सिखाया जाएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, यहाँ प्लस कर दे या माइनस कर दे। बट वाई वी आर टेकिंग टाइम, बिकॉज हम एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्या है, ये क्यों है, ये क्या है, ये क्यों है। ठीक है,
सो देखो, आपको लग रहा होगा, मैं बार बार शुरुआत से ये बोल रहा हूँ कि आपको लगेगा कि ये क्या अजीब सा चल रहा है, मुझे आएगा नहीं आएगा, सब आएगा। और मैंने आपको बोला था शुरुआत की 5 क्लासेस तक आपको लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आज 5वीं क्लास है ना, कल की क्लास से आपको लगने लगेगा ओके मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। क्लियर है ये कैसे हुआ? जो हमने ये वाला एडजस्टमेंट सीखा था उसका कहाँ कहाँ पर क्या क्या आया। नाउ इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आज कोई क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा और टाइम भी नहीं है अपने पास। सो आपको क्या करना है, आपको कल प्रॉपरली ये जो मैंने आपको सिखाया है फिक्स्ड एसेट्स का एडजस्टमेंट, इसको प्रॉपरली ध्यान से रिवाइज करना, सोचना सर ने क्या बोला था, और फिर ये भी देखना कि ये जो मैंने क्वेश्चन करा था उसमें मैंने कैसे सॉल्व करा था और क्या चीज मैंने पुट करी थी, ठीक है। तो ये करके आना, फिर हम एक और बार इसको रिवाइज करेंगे और फिर इसको फुल फ्लेजेड क्वेश्चन के साथ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बट रिवाइज करना बहुत जरूरी है। रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा, रिवाइज करोगे तो सब कुछ आएगा। शुरुआत में दिक्कत होगी बट एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ आ जाएगा। और ये एडजस्टमेंट को सीखने में हमें 40 मिनट्स लग गए, बट हमें पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 13 से 14 मिनट्स होंगे और हम आराम से कर लेंगे पूरा क्वेश्चन सॉल्व। तो क्योंकि हम सीख रहे हैं दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दैट मच ऑफ टाइम, बट वंस वी विल लर्न ऑल द थिंग्स, और जब हम 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे आराम से मस्के की तरह 14 मिनट्स में क्वेश्चन सॉल्व होता है और फुल मार्क्स आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पे, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ, चीजों को देखकर घबराइए मत, 1-2 बार करेंगे फिर वो यूज टू हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चंस? अमोली को तो ऐसी भयंकर नींद आ रही ना, उसको देखकर मुझे नींद आ रही है, तो आँख के नीचे डार्क सर्कल्स पड़ गए। देखो बच्चे, मेहनत करनी पड़ेगी। किसी दिन ऐसा लगे कि आज क्लास नहीं करनी है, बता देना, बट आई वांट कि जब आप क्लास में रहो तो यू शुड गिव प्रॉपर अटेंशन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, एक बार में नहीं समझ में आएगा, मैं 10 बार समझा दूंगा, डोंट वरी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ स्पीड पकड़नी है कहाँ स्लो चलना, आई नो वेरी वेल। अकाउंट्स तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड है, ठीक है ना, तो उसको कैसे चलाना है आई नो। Why I am saying you again and again, I want you to learn it properly. मैं ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना सीखें, आप उसको समझें। तो अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, मैं 2 बार बताऊंगा, दूसरी बार नहीं आएगा, तीसरी बार भी विदाउट फ्रस्ट्रेशन बताऊंगा, अगर आप सीखने की कोशिश कर रहे हो तो। नहीं करोगे तो भगवान भी नहीं समझा सकता, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। प्लीज 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 एक बार पूरा फॉर्मेट और सारे एडजस्टमेंट और स्पेशली फिक्स्ड एसेट्स का एडजस्टमेंट एक बार रिवाइज करिएगा, उसके बाद ही नेक्स्ट क्लास में बैठिएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। हरे कृष्णा।